हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड एफर्ट विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज आपको कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। आज हम सेट नंबर 24 डिस्कस करेंगे। देखिए, डिसिप्लिन हर एक इमारत की फाउंडेशन होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन है डिसिप्लिन। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन रहिए, टाइमली अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। देखिए, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको रेगुलर वे में डिसिप्लिन्ड होके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। माई सेल्फ आनंद सर, और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर हुआ हूं। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूं। पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। चलिए आज हम सेट नंबर 24 डिस्कस करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। Which of the following appointment is not made by the President of India? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? और आपके ऑप्शंस क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी है आपका चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वायुसेना प्रमुख। ऑप्शन डी है आपका चीफ ऑफ आर्मी, थल सेना अध्यक्ष। तो आपके जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये इलेक्टेड होते हैं। स्पीकर और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं ये आपके इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा इटसेल्फ, मेंबर ऑफ लोकसभा इटसेल्फ, लोकसभा इटसेल्फ। ठीक है, और इनको किस आर्टिकल के तहत इनको इलेक्ट किया जाता है? आपका आर्टिकल 93। ठीक है, और जो वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कौन है? ओम बिरला जी, ओम बिरला जी। देखिए, जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने, लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? मेंबर ऑफ लोकसभा। उनको लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को स्पीकर और किसी अन्य व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर चुना जाता है। ओम बिरला जी आपके वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये आपके कोटा कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोटा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी इन लोकसभा होता है। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये भी आपके अपॉइंटेड होते हैं अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। जितने भी जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको सीजीआई, और जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो आपके जजेस ऑफ हाई कोर्ट हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस है, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये सब कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या? और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौन अपॉइंट करता है? इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी को भी आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये आपके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। किसके? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब होता है बाई बर्च्यू ऑफ, मतलब उस पद के वजह से, बाई बर्च्यू ऑफ, उस पद की वजह से। ठीक है, तो आपके जैसे वाइस प्रेसिडेंट हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरपर्सन होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th 5-year प्लान। और इसका जो पीरियड 6 5-year प्लान का जो पीरियड है 1980 से लेके 85, छठी पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए क्या है? नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड। इस योजना अवधि के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये डेडिकेटेड बैंक है जो कि रूरल डेवलपमेंट को फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कब स्टैब्लिश किया गया था? ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1982 में। तो ये आपका 6 5-year प्लान पीरियड में पड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। द अचीव्ड ग्रोथ रेट वाज लोअर देन द टारगेट ग्रोथ रेट। प्राप्त विकास दर लक्ष्य से कम थी। तो इस 5-year प्लान में जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? टारगेट थी आपकी 5.2%। ठीक है, और जो अचीव्ड हुई थी वो कितनी हुई थी? अचीव्ड हुई थी आपकी 5.7। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो अचीव्ड ग्रोथ रेट थी वो लोअर देन थी टारगेट ग्रोथ रेट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसके बेसिस पे आपका सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन ए में क्या? ओनली 1 दिया हुआ है, बी में आपका 2 ओनली, सी में आपका बोथ 1 and 2, डी में दिया गया नाइदर 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। और क्या क्या जानते हैं हम 6 5-year प्लान के बारे में? देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके जो पंचवर्षीय योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हम 6 5-year प्लान को देखते हैं। जो 6th 5-year प्लान रहा इसका टाइम पीरियड, सबसे पहले तो ये इसका टाइम पीरियड रहा आपका 1980 से लेके 85 तक। ठीक है, और इसका जो मेन फोकस क्या था? इस 5-year प्लान का मेन फोकस के बारे में यदि बात करें तो इसका मेन फोकस था पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, इसका इरेडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन इसका मुख्य लक्ष्य था। गरीबी हटाओ का जो नारा है, इसी आपका गरीबी हटाओ, इसी पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। अब सिर्फ नारा तो नहीं दिया जाएगा, कुछ स्कीमें भी लागू की जाएंगी। तो जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स लागू की गई या जो प्रोग्राम्स इस 5-year प्लान में स्टार्ट किए गए, उनमें से प्रोग्राम्स में देखें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे? तो एक तो आपका था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं IRDP। ठीक है, और इसके बाद और कौन सा? नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इसी 5-year प्लान में लागू किया गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और आपका क्या लागू किया गया? आपका ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आप प्रोग्राम याद रखिएगा सेम। तो ये सब आपके 6 5-year प्लान में लागू किए गए थे। ठीक है, और इसका जो टारगेट ग्रोथ रेट क्या था? 5.2, और अचीव्ड ग्रोथ क्या थी हमारी? 5.7। तो अचीव्ड हमारा ज्यादा था। और इस 5-year प्लान में आपके बहुत सारे जैसे कि इस 5-year प्लान में आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की इनिशिएटिव स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो किसी भी 5-year प्लान को आप पढ़ें, सबसे पहले उसका टाइम पीरियड देखें, उसका टाइम पीरियड, उसका टारगेट, उसका अचीव्ड क्या रहा, मेन फोकस क्या था। हर पंचवर्षीय योजना का अपना एक फोकस एरिया रहा है, तो उस फोकस एरिया क्या रहा और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या थी उस 5-year प्लान्स में। ठीक है, और जो कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान है कहां से लिया गया? आपका यूएसएसआर से। कोई आपसे पूछे जो कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान था ये कहां से लिया गया? कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान आपका यूएसएसआर से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड इज रिटन बाय होम? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शंस क्या है? रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी है
प्रेम प्रकाश, ऑप्शन सी है राजमोहन गांधी, ऑप्शन डी है आपका शशि थरूर। तो ये बुक है हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड इंडिया, ये आपकी प्रेम प्रकाश जी ने लिखी है। ठीक है, बोलते हैं ना जो अपने इतिहास को याद नहीं रखते वो इतिहास को दोहराते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपने इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। इतिहास में जो आपने गलतियां की हैं वो आपको नहीं दोहरानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए। द यूनाइटेड स्टेट अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा की। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। यूएस अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रंप आपके WHO से ये हट गए। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका WHO का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो USA है ये आपका वन ऑफ द, ये जो यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी बॉडीज हैं उसका इंपॉर्टेंट उनको फंड देता है, फंड्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये एक सेटबैक है WHO के लिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब WHO का पार्ट नहीं है। और क्यों हटा? क्योंकि USA का मानना है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने अच्छी भूमिका नहीं निभाई ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जेनेवा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। जेनेवा कहां पे है आपका? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो ये भी आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अभी आपसे पूछा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिविंग इज आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन बी में ओनली 2, ऑप्शन सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी में आपका नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इंडिया आपका WHO का मेंबर है। ठीक है, और कमेंट में आप मुझे बताइए कि वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? WHO के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? अगला प्रश्न देखते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट मेनली बिलोंग्स टू विच सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, रेयर अर्थ तत्व मुख्य रूप से आवर्त सारणी की किस श्रेणी से संबंधित हैं? और आपके ऑप्शंस क्या हैं? एक है एक्टिनाइट सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज, हेलोजन सीरीज और एल्कली मेटल्स। तो आपको मालूम है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है इसमें आपके 4 ग्रुप हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं एक बार समराइज कर देता हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहले तो ये आपकी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स कितने हैं इसमें? ग्रुप हैं आपके 4 ग्रुप हैं, S P D F। ठीक है, ग्रुप नहीं है, ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक है। ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं। ग्रुप्स कितने हैं आपके? ग्रुप आपके कितने हैं इसमें? ग्रुप आपके 17 हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और पीरियड्स कितने हैं? 7। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो जो आपके जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं मेनली बिलोंग्स टू द लैंथेनाइट सीरीज। जो एफ ब्लॉक्स आप देख रहे होंगे नीचे पीरियोडिक टेबल में, जो एफ ब्लॉक होती हैं उसमें 2 सीरीज होती हैं, एक लैंथेनाइट सीरीज और एक एंथेनाइट सीरीज। ठीक है, तो ये आपके लैंथेनाइट सीरीज में बिलोंग करते हैं, जितने भी लैंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट्स। और ये किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं? लैंथेनाइट ग्रुप 3। ठीक है, इनको रेयर अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं, क्योंकि एक जगह पे इनकी हाई कंसंट्रेशन हमें देखने को नहीं मिलती, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं आप? रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हो।
उनका ह्यूज एप्लीकेशन है कहाँ पे, आपका जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसमें, जो ईवीज हैं उनमें इनका खूब यूज है, आपके मैग्नेटिज्म में बहुत यूज है, आपके प्रिसीजन गाइडेड जो वेपन्स हैं उनमें बहुत यूज है। तो रेयर अर्थ मेटल आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में चाइना का इस पे प्रीडोमिनेंस है, चाइना इसका प्रीडोमिनेंस है, चाइना प्रीडोमिनेंस है। ठीक है, अभी यूएस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट की है टू इंश्योर सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो वो आप इनिशिएटिव मुझे कमेंट में बताइएगा। ये कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुनेत्रा पवार बिकेम द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनती। आप क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये कौन है आपकी? ये विडो ऑफ अजीत पवार, लेट अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के आपके चीफ मिनिस्टर थे। तो उनका आपका एयर क्रैश में उनका एक्सीडेंट डेथ हो जाती। उसके बाद सुमित्रा पवार आपकी महाराष्ट्र की पहली डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनती। तो स्टेटमेंट सही है। सी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये तो बहुत कॉमन सा उदाहरण है, ये तो स्टेटमेंट नंबर आपका 1 में ही मेंशन किया गया है, तो ये भी आपका सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा, कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि अजीत पवार जी किस पार्टी से बिलोंग करते थे? अजीत पवार आपके किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वोमेन सिंगल्स टाइटल? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है एरिना सवालेंका, ऑप्शन ए में एरिना सवालेंका, ऑप्शन बी में एलेना राइवालेनिका, ऑप्शन सी है आपका एगा स्विट्सटेक, ऑप्शन डी है कोको गॉफ। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है? किस ऑस्ट्रेलिया ओपन किस स्पोर्ट्स से संबंध रखता है? ये आपका सबसे पहले टेनिस से संबंध रखता है, टेनिस स्पोर्ट्स से। ठीक है, तो ये आपसे पूछाएगी जो सिंगल जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का जो सिंगल खिताब है वो किसने जीता? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? इसका सही जवाब रहेगा आपका एलेना राइसबी। तो बी आपका सही जवाब है। ठीक है, अच्छा कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं? टेनिस स्पोर्ट्स में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं आपके, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ग्रैंड स्लैम्स। सबसे 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जनवरी मंथ में होता है, जनवरी मंथ में होता है। और ये किस सरफेस पे खेला जाता है? हार्ड सरफेस पे, सरफेस जो होती है ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। उसके बाद आपका कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन। सब आपके फ्रेंच ओपन को आपको रोनाल्ड गैरोस भी बोलते हैं, रोनाल्ड गैरोस। और ये आपका कब होता है? ये आपका नॉर्मली मई जून में होता है, मई जून में। और किस तरह की सरफेस पे खेला जाता है? क्ले सरफेस पे खेला जाता है। एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। विंबलडन कहाँ खेला जाता है? ये आपका इंग्लैंड में खेला जाता है, विंबलडन। कब खेला जाता है? ये आपका जून जुलाई में। और किस तरह की सरफेस रहती है? ग्रास वाली सरफेस। और लास्ट में जो आपका ग्रैंड स्लैम खेला जाता है वो यूएस ओपन खेला जाता है। और ये आपका नॉर्मली आपका अगस्त सितंबर में। और ये आपका किस सरफेस पे खेला जाता है? हार्ड सरफेस पे। तो ये इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में आपको यहां एक्सप्लेन किया है। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं आपके मेंस में? आपके सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम आपके नोवाक डिजोकोविच ने जीते हुए हैं, ठीक है। और मेंस में आपका जो मेंस आपका बोमेन का तो हमने देख लिया, बोमेन में तो आपकी एलेना रावेनिका ने जीता, ठीक है। और मेंस में किसने जीता? मेंस में आपका जीता है कार्लोस अल्काराज, इन्होंने ये स्पोर्ट जीता। Who was known for the using guerrilla tactics during the revolt of 1857? तो 1897 के विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध पद्धति के लिए कौन प्रसिद्ध था, ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है आपका बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे। तो गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए कौन जाना जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 में? आपके तात्या टोपे। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ये कब स्टार्ट होती है आपकी? ये अच्छा, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, ये इसको लीड करते हैं, मुगल एम्परर इसके लीडर थे भाई, ठीक है। तात्या नाना साहब ने किस जगह को रिवॉल्ट को लीड किया था? कानपुर में। और तात्या टोपे ने आपका नाना साहब का भी साथ दिया था और रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहला शॉट चलाया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। तो मंगल पांडे ने फर्स्ट शॉट इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज लोअर्ड बाय द आरबीआई, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बिल, ठीक है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ऑप्शन क्या है? रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन बी है डिक्रीज घटेगी, ऑप्शन सी है इंक्रीज होगी, हैव एम्बिगुअस इंपैक्ट, कोई अनिश्चित प्रभाव रहेगा, कोई मतलब स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से डील करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि वो अमाउंट जो कि बैंक को, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है अपनी टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी का इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो कि बैंक को रखना पड़ता है, टाइम लायबिलिटी का इन द फॉर्म ऑफ कैश, कहां पे? आरबीआई, इन द फॉर्म ऑफ कैश इन आरबीआई, ठीक है। और इस पे किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता, नो इंटरेस्ट रेट पेड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले कैश के फॉर्म में रखा जाता है, टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी का एक परसेंटेज निर्धारित किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और इस पर कोई इंटरेस्ट रेट पेड नहीं है। अब आप सोचिए, यदि ये एक्चुअल में जो ये मनी है ये तो बैंक की है, अब यदि कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाए तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो बैंक है उनके पास कैश का अमाउंट बढ़ेगा। यदि कैश रिजर्व रेशियो को कम किया जाएगा तो बैंक के पास ज्यादा कैश होगा, मोर कैश विथ बैंक। तो उससे होगा कि बैंक के पास ज्यादा कैश होगा, ज्यादा कैश होने की वजह से जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक के पास ज्यादा पैसा है लैंड करने के लिए, ठीक है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो कैश रिजर्व रेशियो यदि बढ़ेगा
तो आपकी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, और कैश रिजर्व रेशियो यदि कम होगा, कम किया जाएगा तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी आपकी। ये एक तरीका है इन दोनों कैश रिजर्व रेशियो और मनी सप्लाई के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अब काफी पूछे जाने लगे हैं कि भाई हमने कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया तो क्या होगा, एसएलआर को बढ़ाया या कम किया तो क्या होगा। ठीक है, और ये सारे जो टूल्स हैं जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं आपके, CRR, CRR, SLR, ठीक है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सारे आपके टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, कमेंट में आप मुझे बताइएगा CRR और SLR में क्या फर्क होता है, SLR में क्या फर्क होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है भाई, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन्स का ह्रास होता है। ठीक है, तो जो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन का मतलब है, सबसे पहले देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, इसको आप कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, 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 और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तीनों चीजें जहां हो रही होंगी मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, रिडक्शन आपका जस्ट अपोजिट है इसका, मतलब रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो इसकी परिभाषाएं हो गई। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई सा भी सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, O2, ये आपके मैंने एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, आपका 2MgO। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझते हैं, देखो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीशियम की क्या है, +2। ठीक है, तो यहां आपका मैग्नीशियम ने क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया, और यहां पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। तो इस पे जो लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऑक्सीडेशन हो गया, और ये आपका गेन ऑफ, ये आपका क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसलिए रिडक्शन हो गया। ठीक है, इस पे ऑक्सीडेशन हुआ, देखो इससे भी समझ में आ रहा है कि इसने ऑक्सीजन को गेन किया और इसने लॉस किया। यहां 2 ऑक्सीजन थे और यहां ऑक्सीजन पे क्या हुआ है आपका, रिडक्शन, और मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या दिया गया, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 2 टर्म्स और हैं, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को अच्छे से समझ पाते हो या आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सही। देखिए यहां मैं डिटेल मैनर में आपको क्वेश्चन को डिस्कस इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक टाइम बाउंडेशन होती है, लेकिन जब मैं कंसेप्ट्स को लेके आऊंगा, जब मैं केमिस्ट्री की सीरीज को कवर करूंगा, तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। अच्छा, एक पॉइंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियस होते हैं, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा अंतर्देशीय और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? और आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है पारादीप, ऑप्शन सी है तूतीकोरन, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो इंडिया की 2 कोस्ट हैं आपको, ये इंडिया का एक रफ मैप है, ठीक है। तो ये आपकी वेस्टर्न कोस्ट हो गई, वेस्टर्न कोस्ट हो गई जो वेस्टर्न डायरेक्शन में, और ये आपकी ईस्टर्न कोस्ट हो गई। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट पे भारत का डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहेगा आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका डीपेस्ट भी है, इनलैंड भी है और प्रोटेक्टेड पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट कैसा है आपका? आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखिए आर्टिफिशियल पोर्ट है। और विशाखापट्टनम आपका किस स्टेट में? आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और टोटल पोर्ट क्या? इंडिया में पोर्ट्स जो हैं 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जाते हैं। पोर्ट्स आपके एक तो होते हैं मेजर पोर्ट और एक माइनर पोर्ट, ठीक है। जो मेजर पोर्ट होते हैं इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और इनको स्टेट गवर्नमेंट। और टोटल कितने मेजर पोर्ट हैं आपके? 13। और स्टेट पोर्ट तो कई सारे हैं, मोर देन 100, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेजर जो न्यूएस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है? न्यूएस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है? मेजर पोर्ट कौन सा है? ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बायोगैस इज कंसीडर्ड एन एक्सीलेंट फ्यूल, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन माना जाता है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि बायोगैस जो कि एक रिन्यूएबल गैस है, इसका मुख्य घटक क्या है, मुख्य कंपोनेंट क्या है, कंस्टिट्यूएंट क्या है? और आपके ऑप्शंस क्या है? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका? मीथेन। मीथेन जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH4। ये मेन कंस्टिट्यूएंट है किसका? बायोगैस का, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, ऑफ बायोगैस। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और हाइड्रोजन एज ए फ्यूल आपका एक एक्सीलेंट फ्यूल है, इसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, फिक वैल्यू। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कंबशन का प्रोडक्ट होता है, जब कोई चीज जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड सो फॉर्म होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ GST? निम्नलिखित में से GST का पूर्ण रूप क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, कि भाई GST की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए में क्या? जनरल सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स। ऑप्शन बी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी क्या है? गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। ऑप्शन डी क्या? ग्रॉस सेल्स टैक्स। तो सही जवाब क्या? GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन आपको, जो एक्सप्लेनेशन रहेगी, जो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन या प्रोवाइड कराऊंगा आपको, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे आपके GST से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बड़े इजीली हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये लर्निंग एक्सरसाइज है, आपकी प्रैक्टिस की तरह है, ये आपकी कंसेप्ट बिल्डअप के लिए, इसलिए मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूं। तो सबसे पहले जो GST है आपका, ये आपका टैक्सेस 2 तरह के होते हैं आपके,
टैक्सेस को ब्रॉडली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। एक तो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो जीएसटी आपका कैसा टैक्स है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं हम? ये एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1 जुलाई 2017 में। और इसको आपका जब आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और इसको कितने स्टेज पे डिवाइड किया गया है? इसको 3 स्टेज पे है, ठीक है। 3 तरह क्या होता है टाइप्स के बारे में यदि हम बात करें, एक तो हो गया सेंट्रल जीएसटी हो गया टाइप के बारे में यदि बात करें। दूसरा आपका क्या होगा? स्टेट जीएसटी हो गया। थर्ड आपका क्या है? आपका स्टेट जीएसटी या यूटी जीएसटी हो गया, ठीक है। थर्ड आपका कौन सा है? आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी क्या है? कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ट्रांजैक्शन विद इन अ सिंगल स्टेट। और जो स्टेट जीएसटी है ये भी सेम है, इसको स्टेट गवर्नमेंट बस कलेक्ट करती है। और आईजीएसटी को कौन कलेक्ट करता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। यदि हम स्लैब रेट के बारे में बात करें, जो अभी रिसेंटली जो जीएसटी रिफॉर्म्स 2 हुए हैं उसके बाद 4 तरह के आपके स्लैब्स रेट हैं। स्लैब कितने हैं आपके? 4 तरह के हैं। एक तो आपके 0% स्लैब है आपका, फिर 5% है। 0% मतलब एग्जैम्प्टेड, जो असेंशियल आइटम्स होते हैं वो इस कैटेगरीज में रखे जाते हैं, एग्जैम्प्टेड। 5 में क्या है? आपका मेरिट रेट, 5% मतलब मेरिट रेट। उसके बाद आपका कितना है? आपका 18% मतलब स्टैंडर्ड रेट। और उसके बाद आपका एक और है 40% मतलब लग्जरी। 40% जो जीएसटी है वो किस पे लगाया जाता है? आपके लग्जरी आइटम्स पे या सिन गुड्स जो होती हैं आपकी लग्जरी, इसको लग्जरी या सिन रेट भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल किस तरह की संस्था है? जीएसटी काउंसिल आपकी एपेक्स बॉडी है जो कि आपका टैक्स लगाती है, ठीक है। तो जीएसटी आपकी जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले ये आपके आर्टिकल 279A से कंस्टिट्यूट की गई है। तो ये आपकी किस तरह की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इतना याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसको आर्टिकल 279A से कंस्टिट्यूट किया जाता है। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? और आपके ऑप्शन क्या है? नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी क्या है? कावेरी। तो अमरकंटक प्लेटू से कौन सी नदी निकलती है? आपकी नर्मदा जो रिवर है ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? आपका अमरकंटक प्लेटू। नर्मदा रिवर के बारे में और क्या क्या मालूम है हमें? ओरिजिनेशन तो आपका अमरकंटक प्लेटू से हो गया, ओरिजिन आपका अमरकंटक प्लेटू से हो गया, अमरकंटक प्लेटू। और ये बेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, फ्लो इन लॉन्गेस्ट रिवर इन, ये आपकी
ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, वेस्ट फ्लो करती है। और ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ठीक है। और ये आपकी डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो आपकी नर्मदा रिवर है ये आपकी डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। जो मोस्टली जो रिवर जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं वो आपकी डेल्टा बनाती हैं, और जो वेस्ट डायरेक्शन में जो फ्लो करती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और गोदावरी कहां से आपकी ओरिजिनेट होती है? नियर त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। कृष्णा आपकी ओरिजिनेट होती है नियर महाबलेश्वर, और कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है। ये सारी ये आपकी एक जो रिवर्स होती हैं उनको आप दो कैटेगरी, ये आपकी सारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मतलब हिमालयन से इनका ओरिजिन नहीं है, ये सारी पेनिनसुलर रीजन में ही फ्लो करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बड़े लेंदी बनाए गए हैं इसमें, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। बाय अ रेगुलेशन इन 1973 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर एंड मेड द कलेक्टिंग एजेंट ओनली, व्हाट वाज द रीजन फॉर सच अ रेगुलेशन। तो ये आपसे कह रहा है कि 1793 के एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसके न्यायिक अधिकार छीन लिए गए और उसे केवल राजस्व संग्राहक बना दिया है। इसका कारण क्या था? तो सबसे पहले जो ये रेगुलेशन है ये कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, इसलिए इसको कॉर्नवालिस कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है 1793 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उसकी जुडिशियल पावर छीन ली गई थी और उसको एक सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्टिंग एजेंट किसका? रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो उसकी एक प्राइमरी जिम्मेदारी थी। तो ये क्यों किया गया था, क्यों उसकी जुडिशियल पावर छीन ली गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस फेल्ट दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वुड इनॉर्मसली इंक्रीज विदाउट द बर्डन ऑफ एडिशनल वर्क। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि अतिरिक्त कार्यभार हटने से कलेक्टर का राजस्व संग्रहण क्षमता बढ़ेगी, ठीक है भाई। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि न्यायिक शक्तियां केवल यूरोपियों के पास होनी चाहिए जबकि भारतीयों को केवल राजस्व का दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में अत्यधिक शक्तियों के केंद्रीकरण से चिंतित थे और इसे एक व्यक्ति में होना अनुचित मानते थे। ऑप्शन डी क्या है? न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहन ज्ञान और विधि का प्रशिक्षण आवश्यकता, इसलिए कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को केवल राजस्व अधिकारी बनाया। देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कोड था या जिसको कॉर्नवालिस कोड है ये किस पे बेस्ड था? सेपरेशन ऑफ पावर पे, ठीक है। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो इस बात से भी काफी चिंतित थे कि एक ही व्यक्ति के पास अधिक से अधिक पावर, अत्यधिक पावर नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आर्टिकल 50 किससे संबंधित है। जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें आर्टिकल 50 भी मेंशन है, ये आपका किससे संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओवर विच टेरिटरी डिड द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम फ्रिक्वेंटली क्लैश। बहमनी और विजयनगर राज्यों के बीच किस क्षेत्र को लेकर अक्सर संघर्ष होता था? और आपके ऑप्शन क्या है? रायचूर, दोआब, वारंगल, मदुरई और मालावा। रायचूर दोआब का मतलब क्या है? जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम रायचूर दोआब बोलते हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का रीजन, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो रीजन है उसको आप दोआब बोलते हैं। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का की जगह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रायचूर दोआब के कंट्रोल पे, मतलब बहमनी और आपका
विजयनगर एम्पायर दोनों ही साम्राज्य रायचूर दोआब पे अपना नियंत्रण पाने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि फाउंडर कौन है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर और आपका बहमनी किंगडम के फाउंडर कौन है, फाउंडर, इन दोनों के फाउंडर्स आप मुझे बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और आपके ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन दिए गए हैं आपके ए बी और ओ। ठीक है, तो देखिए जो ए बी ओ ग्रुपिंग है, ब्लड की एक ग्रुपिंग है ए बी ओ ग्रुपिंग। ठीक है, तो इस ग्रुपिंग में आपका ये ग्रुपिंग आपके किसने दी है, आपकी एड्रोनियो, एड्रोनियो ये ग्रुपिंग किसने की, ये आपकी एड्रोनियो स्ट्रूली ने। ठीक है, और इस ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग चार तरह के ह्यूमंस में चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है और ए बी ग्रुप है और आपका ओ ग्रुप है। तो आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करता है, तो आपका यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप होता है। कमेंट में आप बताइएगा कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है आपका ब्लड का, रिसीवर डोनर हो गया तो उसी तरीके से रिसीवर कौन है। ओ ग्रुप इसलिए यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, ठीक है, नागपुर वॉज अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन 1854। नागपुर का विलय 1854 में है लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के तहत किया गया था। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ये आपका कब आया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपका ये आपका लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था आपका 1848 से लेके 56 के बीच में, और इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नागपुर को कब एनेक्स किया गया, 1854 में। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या था, एक एनेक्सेशन पॉलिसी थी इनकी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को थोड़ा देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था आपका, एनेक्सेशन पॉलिसी थी, एनेक्सेशन पॉलिसी थी ये, एनेक्सेशन पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत जो राजा या जो रियासतें जिनके मेल उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती थी। ठीक है, तो लैप्स का मतलब है कि उनकी रियासत समाप्त हो जाती थी, किनकी, जिनकी कोई मेल हेयर नहीं होता था, मेल हेयर नहीं होता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये पॉलिसी जब लागू की गई तो उसका पहला स्टेट कौन था जिसको एनेक्स किया गया इस पॉलिसी के तहत, तो ये था सतारा। सतारा आपका 1848 में एनेक्स किया गया। उसके बाद आपका जो जैतपुर एंड संबलपुर, जैतपुर एंड संबलपुर को एनेक्स किया गया 1849 में। उसके बाद बागपत को एनेक्स किया गया, बागपत को 1850 में। उसके बाद आपका बागपत के बाद आपका झांसी को एनेक्स किया जाता है आपका 1853 में। उसके बाद नागपुर को एनेक्स किया गया और अवध को एनेक्स किया गया था आपका 1856 में। लेकिन अवध को एनेक्स करने की रीजन क्या था, मिस गवर्नेंस, याद रखना। अवध को किस ग्राउंड पे एनेक्स किया गया था आपका, मिस गवर्नेंस के ग्राउंड पे, गवर्नेंस के ग्राउंड पे। ठीक है, और इन बाकी स्टेट को आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इनको एनेक्स किया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है।
अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अवध वॉज एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ नेचुरल हेयर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नेचुरल हेयर था उनका, बट इनको एनेक्स किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ा कारण था आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो सही जवाब आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 गलत है। तो ए में क्या है, ओनली 1 सही दिया गया, इसलिए ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शकर्ता अधिकारिता। ऑप्शन बी क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता। ऑप्शन सी है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। ऑप्शन डी क्या है, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, तो जो आर्टिकल 143 क्या है, ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है उससे ये संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत ही आपका सुप्रीम कोर्ट किसको एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को, टू एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इस पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट आपका राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कानूनी विषयों पर, यदि जब राष्ट्रपति वो सलाह मांगे, ठीक है। अच्छा, ये एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने से मना भी कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। रिट ज्यूरिडिक्शन आपका आर्टिकल 32, और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 131। और जो आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 124 से लेके 147 जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई आर्टिकल्स में मेंशन है, सिविल मैटर्स में अलग आर्टिकल है, क्रिमिनल मैटर्स में अलग आर्टिकल्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स हाई कोर्ट टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को किसके लिए अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां क्या पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 226 है वो ये किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है इशूज रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य किसी उद्देश्य के लिए रिट जारी करना। ऑप्शन बी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना। कंडक्ट इलेक्शन, चुनाव कराना। ऑप्शन डी क्या, अपॉइंट जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो जो आर्टिकल 226 से ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिडिक्शन, जो हाई कोर्ट जो अपनी रिट ज्यूरिडिक्शन के माध्यम, रिट ज्यूरिडिक्शन का जो दायरा है हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन से ज्यादा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को रिट ज्यूरिडिक्शन किस आर्टिकल के तहत मिलती है, आर्टिकल 32, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये रिट ज्यूरिडिक्शन के तहत क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, ठीक है, या उसके कोई अन्य कानूनी राइट्स वायलेट होते हैं, तो
कोर्ट क्या इशू करती है, रिट इशू करती है। रिट आपकी 5 तरह की होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंटेनरी और आपका प्रोहिबिशन। ये 5 तरह की रिट कोर्ट इशू करती है। सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन के दायरे से ज्यादा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट आपका फंडामेंटल राइट्स पे तो इशू कर ही सकता है, उसके साथ साथ और भी अदर मैटर्स पे भी रिट इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट पे रिट ज्यूरिडिक्शन इशू कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट यदि कोई फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करता है तो सुप्रीम कोर्ट वो रिट इंटरटेन करने से मना भी नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, क्योंकि आपका जो सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 368 के तहत आर्टिकल 368 में प्रोसेस मेंशन की गई है जिसके माध्यम से संविधान को संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है आपके पास और 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं उसके बेसिस पे। इट इज लोकेटेड ऑन द तिरुमला हिल्स एंड आल्सो नोन एज द टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। यह तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है और इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है, द टेम्पल इज बिल्ड इन द नागाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में निर्मित है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर, यदि हम टेम्पल आर्किटेक्चर, ये तो एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आर्किटेक्चर की बात करें तो 2 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक तो नागर स्टाइल है, नागर है, ये कहां फेमस है आपकी, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद आपकी द्रविड़ है, द्रविडन, तो ये आपकी कहां फेमस है, साउथ इंडिया में, ठीक है। और इनके बेसरा स्टाइल है, बेसरा स्टाइल, ये आपकी, ये जो बेसरा स्टाइल है ये आपकी नागड़ा और द्रविड़ स्टाइल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो जो आपका लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है ये आपका किस स्टाइल में बना है, द्रविडन स्टाइल में, द्रविडन स्टाइल में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल किस स्टेट में स्थित है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ये भारत का वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल है, बड़ा ही सिद्ध मंदिर है ये, ठीक है। लाखों, हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर ए सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये द्रविडन स्टाइल में बना है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि जो द्रविडन स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं उनकी क्या क्या खूबियां होती हैं, ठीक है। द्रविडन स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनकी क्या क्या खूबियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। निम्नलिखित में से ओवन में किसका उपयोग किया जाता है। और आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है एक्सरे, ऑप्शन बी है यूवी रेज, ऑप्शन सी है माइक्रोवेव्स, ऑप्शन डी क्या है, रेडियो वेव्स। तो जो ओवन है, माइक्रोवेव ओवन में आपकी कौन सी वेव्स यूज होती हैं, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। तो ये आपकी किस तरीके की, चारों आपकी किस तरह की वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव है, वेव्स है ये। और ओवन में कौन सी वेव यूज होती है आपकी, माइक्रोवेव्स यूज होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
दो स्टेटमेंट हैं और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए। एग्जाम में आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हरित क्रांति ने उच्च उत्पादकता वाले बीजों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया। बिल्कुल सही है। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से क्या? फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा। और ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन किस 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था? ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में। और उसका टाइम पीरियड क्या था आपका? 1961 से लेके 66, ठीक है। इस 5 ईयर प्लान में ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और जो फेज 1 का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे कौन कौन से रीजन, किन किन क्षेत्रों को फायदा हुआ था? आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। और कौन कौन सी फसल को फायदा पहुंचा था? आपका राइस एंड व्हीट में। और इसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भारत आपका खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो पाया, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर ये सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। द व्हाइट रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ बर्गिस कुरियन। श्वेत क्रांति आपकी बर्गिस कुरियन के नेतृत्व में दूध उत्पादन को बढ़ाना था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और ये क्रांति कब लागू की गई थी? देखिए, कई सारी क्रांतियां उनके कलर्स के आधार पे आपको पता होना चाहिए। जैसे आपकी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आपकी ग्रीन से हुई, मिल्क का कलर व्हाइट होता है इसलिए उसका व्हाइट रेवोल्यूशन बोला गया। और ये किसकी लीडरशिप में हुआ था? बर्गिस कुरियन की लीडरशिप में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और इसको किस 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था? इसको आपका 4th 5 ईयर प्लान में, और इसका टाइम पीरियड था 1969 से लेके 74। और ये 1970 में इसको लागू किया गया था। और जो मिल्क प्रोडक्शन है इसी को ही आपका व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब ऑपरेशन व्हाइट फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन का MS स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन। जैसे व्हाइट श्वेत क्रांति के जनक कौन थे आपके? बर्गिस कुरियन। उसी तरीके से MS स्वामीनाथन आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नॉर्मन वॉरलॉक कौन है? नॉर्मन एक और साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नॉर्मन वॉरलॉक, इनको आपको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। और MS स्वामीनाथन को आप भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन हो गए। और नॉर्मन वॉरलॉक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसी तरीके से आपकी येलो रेवोल्यूशन भी हुई, येलो रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन। तो ये सब किससे संबंधित है ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। विद रिगार्ड टू प्रोजेक्ट टाइगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है इट वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 1973, इसे भारत में 1973 में प्रारंभ किया गया था। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू प्रिजर्व द हैबिटेट एंड टाइगर्स देयरइन एज नेचुरल हेरिटेज। ये भी इस परियोजना का उद्देश्य आवास और उसमें रहने वाले बाघों को प्राकृतिक धरोहर में संरक्षित करना। ये भी स्टेटमेंट सही है आपका। द प्रोजेक्ट एम्फेसाइज टू इंश्योर वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। इस परियोजना का उद्देश्य
भारत में बाघों के बाइबल आबादी सुनिश्चित करना, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। देयर आर नो टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी भाग में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है जिसमें आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जो स्टेट्स आते हैं, यहां पर भी टाइगर रिजर्व्स हैं आपके। नेमडाफा टाइगर रिजर्व है जैसे, ठीक है आपका। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इस वजह से डी आपका क्या है, सही जवाब है, क्योंकि इसमें आपसे नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और सेट नंबर 24 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पोयर, निम्नलिखित एगमों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें आपको क्या है, एक तरफ पास दिए गए और दूसरी तरफ उनके वो किस स्टेट में है वो दिया गया है, ठीक है, और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए। रोहतांग पास कहां पे आपका, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है ये आपका। नीति पास कहां पे आपका, उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। नीति दर्रा कहां पे आपका, उत्तराखंड में, ये भी सही है। बॉमडीला आपका सिक्किम में इसमें दिया गया है, लेकिन बॉमडीला तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो सही क्या है आपके, ये 1 और 2 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी में क्या, 2 and 3 ओनली। ऑप्शन सी में क्या, 1 and 3। ऑप्शन डी में क्या है आपका, 1, 2 and 3। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि सिक्किम में और कौन कौन से पास हैं आपके। नाथुला पास, जैसे सिक्किम में आपका कौन सा पास है आपका, नाथुला पास, नाथुला पास। और कौन कौन से पास सिक्किम में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पास हैं, नीति पास जैसे उत्तराखंड में, इसके अलावा और भी कई पास हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चंस को हम आपका एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते थे, थ्रू एलिमिनेशन टेक्निक से, टेक्निक का यूज करके भी हम इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। देखिए क्या है कि 3 स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए। तो आप देखेंगे किसी एक को भी आप आइडेंटिफाइड कर लो, जैसे बॉमडीला को यदि हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं क्योंकि ये गलत है, तो आप देखो जहां जहां 3 शामिल होता है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो बड़े आसानी से हम जवाब कर पाते इसका। तो यहां हमारा सेट नंबर 24 कंप्लीट होता है। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि जो डिफरेंट पासेस हैं हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल से, जम्मू एंड कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से, इनका आप कमेंट में आप मुझे बताइएगा कुछ इंपॉर्टेंट पासेस। देखिए इस सीरीज में हर सेगमेंट को हम कवर करते हैं, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, आपकी ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, करंट अफेयर्स भी। तो ये कई बार क्या है कि यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आपके लिए डिफिकल्ट होती होगी। तो ऐसी स्थिति में आप सिंपली सुनते जाइए, पेशेंसली इसको आप सुनेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं इस सीरीज में, उसको आप अच्छे से सुनेंगे तो आप इसको आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें बड़ी इजीली से कर पाएंगे, बड़ी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यह हमारा सेट कंप्लीट होता है। थैंक यू। और कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं उसका जवाब जरूर दीजिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। और इसको आप शेयर भी करिएगा, इस सीरीज को शेयर भी करिए आप, ठीक है। थैंक यू।